बाजार बोलता है। इसमें एफआईज डीआईज का डेटा एक बार देख लेते हैं, क्योंकि एफआईज लगातार खरीदारी कर रहे हैं। भले ही ग्लोबल टेंशन हो, भले ही कुछ भी हो, जियोपॉलिटिकल रिस्क हो, इंडिया पाकिस्तान चल रहा हो, वो अपना खरीदारी कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी चीज़ है। ये कुशन देता है, इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस देता है कि हाँ ठीक है, अपन भी खरीदारी कर सकते हैं। एफआईज भी कल 2586 करोड़ रुपए की बाइंग करके लेंगे और डीआईज भी बाय करके ले गए 2379 करोड़ रुपए की। तो दोनों ही साइड से अच्छी बाइंग, और इसका इम्पैक्ट हमने मार्केट पर देखा भी। एक बार देख लेते हैं कि ग्लोबल इंडिसेस किस तरह से आज ट्रेड कर रही हैं। तो कल यूएस फेड मीटिंग के बाद डाउ जोन्स में करीब 0.25% की बढ़त देखने के लिए मिली। शंघाई, हैंसेंग, निकाई, कोस्पी सभी में ग्रीन मार्क बना हुआ है। आधा से 1% की तेजी बनी हुई है। तो ग्लोबल मार्केट से तो सहारा मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जो कि आज अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। तो उसमें स्ट्रेंथ दिखाने वाले काउंटर्स में जिंदल वर्ल्ड वाइड करीब 13% ऊपर है, सिम्फनी करीब 11%, अपार इंडस्ट्री करीब 9.5%, एजिस लॉजिस्टिक्स करीब 8% और ग्रीनवेल नॉटोल करीब 7%। तो ये कुछ एक काउंटर जहां पर की अच्छी स्ट्रेंथ देखने के लिए मिल रही है। वहीं पर एक बार देख लेते हैं कौन से काउंटर हैं जो कि लूजिंग साइड पर हैं, जिनमें की स्ट्रेंथ नहीं मिल रही है, इनफैक्ट अंडर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है। तो उसमें देखें तो कार ट्रेड जहां पर की करीब 4.5% की गिरावट है, वहीं सीसीएल में करीब 3%, एसीआई में करीब 2.5%, सफायर और इटर्नल यानी कि जोमेटो में करीब 2 से 2.5% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। लेकिन बाजार का सबसे बड़ा मुद्दा इस समय भारत पाक टेंशन बना हुआ है, जिसकी वजह से हमने देखा कि खुलकर बाजार चल नहीं पा रहा। गिरा भी नहीं, ये भी अच्छी बात है, लेकिन चल नहीं पाया, ये भी एक बड़ी बात है। लेकिन एक जो बड़ा ट्रिगर वो है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने कल कहा कि भारत से जल्द ही बदला लेंगे और 24 से 48 घंटों में ही हम बदला ले लेंगे। अब इस बात को भी करीब 12-14 घंटे तो हो गए हैं। तो अब ये देखना होगा कि पाकिस्तान की तरफ से कब कोई एक बड़ा रिटेलिएटरी एक्शन आता है और कितना बड़ा होगा, वो किस एरिया में होगा। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी कुछ कॉशस नोट ऑलरेडी बरत रखी हैं। उन्होंने कुछ एक बॉर्डर्स पर काफ़ी कुछ सतर्कता जो वो बरत सकते हैं वो बरती है। लेकिन अविनाश सर, ये अगर कुछ भी रिटेलिएशन ठीक ठाक सा होता है पाकिस्तान की तरफ से, तो ये वॉर में कन्वर्ट होने के मतलब कुछ लग रहा है कि ये फिर, क्योंकि जब हमारे यहाँ 26 लोग मरे तो हमने एक रिटेलिएशन किया। अब अगर उनकी तरफ से कोई रिटेलिएशन आता है तो इंडियन गवर्नमेंट भी बोलेगी कि हम भी कुछ ना कुछ तो इसकी कार्रवाई देंगे। ऐसे ही युद्ध शुरू भी हो जाते हैं कई बार। लेकिन हो सकता है कि अगर कैलकुलेटेड रिटेलिएशन रहा उनकी तरफ से, ज़्यादा कुछ परेशान करने वाला नहीं रहा, तो शायद इंडियन गवर्नमेंट भी बोलेगी ठीक है, हमारे यहाँ ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, आप जाओ अपना। तो दोनों केस में क्या होगा और कैसे ट्रेड करेंगे डिफेंस शेयर? नहीं, देखिए, पहली बात तो विवेक, ये कहना मुश्किल है कि कितना लंबा वॉर चलेगा, वेदर कारगिल के जैसे चलेगा, क्योंकि कारगिल का वॉर जो हमारे पास थोड़ा बहुत जो एम्पेरिकल एविडेंस और डेटा है, तभी वॉर मेरे ख्याल से 3 महीने चला था। तो हम्म। हम ये मान के चले कि अगर 2-3 महीना भी ये वॉर चलता है, जो मुझे लगता नहीं होगा, लेकिन अगर होता है तो भी मेरे ख्याल से देखिए मार्केट्स को कोई डरने की बात नहीं है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स पूरी तरह से तैयार है। इन्होंने ऑलरेडी कल भी कहा था कि इंडिया पूरी तरह से कोई भी रिटेलिटरी अटैक पाकिस्तान से आता है तो उसके लिए हम तैयार हैं। देखिए, मार्केट्स अपने स्टाइल के हिसाब से चलेंगे, थोड़ा बहुत पैनिक हो जाएगा अगर वॉर लंबा चला, बट इसका मतलब ये नहीं कि इंडियन मार्केट्स में मेरे ख्याल से खरीदने के मौके मिलेंगे नहीं। आपको अपॉर्चुनिटी देखनी है, आपको अच्छी कंपनी देखनी है, सेक्टर देखना है, और अगर सही कंपनी सही काम कर रही है तो थोड़ा सा रिस्क लेके आपको ऐसे टाइम पे अच्छे शेयर्स निचले भाव पे मिल सकते हैं। तो ये आपका फायदा रहेगा, लेकिन ऑब्वियसली आपको रिस्क लेना पड़ेगा। दूसरी बात, जो आपने डिफेंस कंपनीज के बारे में कही, तो देखिए डिफेंस अभी वापस लाइमलाइट में जरूर आएगा, क्योंकि जब भी वॉर शुरू होती है तभी डिफेंस कंपनीज ओवर टाइम काम करती है। प्रोडक्शन भी ज्यादा उनका करना होता है, उनको उनके वॉल्यूम्स बढ़ाने पड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि डिफेंस को लेके जो बड़ी कंपनियां, जैसे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, भारत डायनेमिक्स हो गया, कोचिन शिपयार्ड, माजगांव डॉक, ये सारी कंपनीज एक्शन में रहेंगी, क्योंकि मार्केट फिर ऐसी कंपनीज को ज्यादा फोकस करना शुरू करेगा। तो आपको डेफिनेटली थोड़ा सोच समझ के यहाँ पे बाइंग करनी है। ऐसा नहीं कि कोई भी भाव पे आप एंट्री करो, बट डेफिनेटली इसमें एक बात क्लियर है कि आपको थोड़ा कोई भी मार्केट में अगर गिरावट आती है तो आपको लंबी अवधि के लिए ये अच्छे मौके मिलेंगे डिफेंस कंपनीज में निवेश करने के।
बिल्कुल, तो डिफेंस कंपनीज में लंबी अवधि के लिए निवेश करना ठीक है। सर पर्टिकुलर काउंटर बता दीजिए हमारे दर्शकों को जिसमें कि लगता है कि हाँ लंबी अवधि के लिए ठीक रहेगा निवेश करना। देखिए, मैंने आपको दो तीन नाम तो सजेस्ट कर दिए हैं, जैसे कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है। हम्म। बहुत ही बड़ी, अच्छी ऑर्डर बुक है, प्लस तेजस नेटवर्क एयरक्राफ्ट का भी उनका ऑर्डर मेरे ख्याल से बहुत ही जल्द शुरू हो जाएगा। उसके हम्म। बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स है, ये भी एक अच्छा विकल्प है। मुझे लगता है कि जो मरीन रिलेटेड जो कंपनीज है, जैसे कोचिन शिपयार्ड है, यहाँ पे भी आप नजर रख सकते हो। ये भी एक अच्छी कंपनी है। गार्डन शिप बिल्डिंग जो है, वो भी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। बट जो भी ये कंपनी खरीदना चाहते हैं, कम से कम 1.5-2 साल का नजरिया से काम करें। ठीक है, तो 1.5 से 2 साल का नज़रिया, इन कंपनियों को बड़े ऑर्डर्स मिलने की उम्मीद। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। फेड मीटिंग, कल फेड की मीटिंग थी और उसके बाद हमने देखा कि इम्पैक्ट भी आया अमेरिकन मार्केट्स पर। हालांकि इंटरेस्ट रेट में कोई बदलाव नहीं किया और सभी मेंबर्स ने एक ही तरफा वोट किया कि इंटरेस्ट रेट अभी फ़िलहाल कोई कट नहीं करना है। महंगाई दर बढ़ने का रिस्क फेड को लगता है कि बरकरार है, क्योंकि वहाँ पर जो टैरिफ का इम्पैक्ट है वो फेड को इसलिए लगता है कि वहाँ पर इन्फ्लेशन इस वजह से बढ़ जाएगी और इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो फेड इंटरेस्ट रेट कट नहीं कर पाएगा। तो फेड ने बोला कि हम डेटा ड्रिवन रहेंगे, डेटा को देखेंगे, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाने के मूड में। मौजूदा इन्फ्लेशन रेट अभी वहाँ पर 2.6% चल रही है और साथ ही उन्होंने कहा कि जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो लोअर साइड पर है, यही एक सबसे बड़ा बूस्टर है हम लोगों के लिए। साथ ही उनका जो लक्ष्य है 2026 में इंटरेस्ट रेट को 3.4% पर ले जाने का और 2027 में 3.1% पर ले जाने का। साथ ही अगर देखें तो अमेरिकन बॉन्ड यील्ड में कल थोड़ी सी गिरावट देखने के लिए मिली, डॉलर इंडेक्स में मामूली तेजी देखने के लिए मिली। सर कैसे देख रहे हैं यूएस की स्थिति इस समय जो चल रही है, खासतौर से फेड की तरफ से, इसका कुछ इम्पैक्ट हमारी कुछ कंपनीज पर या किसी पर्टिकुलर सेक्टर पर पड़ने वाला है? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, जो अभी फेड की मीटिंग हो गई है, उसमें उन्होंने क्लियरली कहा है कि टैरिफ्स को लेके अभी भी काफी अनसर्टेनिटी है, और इसीलिए उन्होंने फेड के रेट्स को वही का वही रखा है। मेरे ख्याल से देखिए, जैसे जैसे टैरिफ्स इम्प्लीमेंट होंगे, उसका असर आपको 1-2 क्वार्टर्स यूएस में देखने को मिलेगा, क्योंकि वहां पे अनएम्प्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। वहां पे अभी भी इन्फ्लेशन हायर लेवल्स पे है, और जब भी टैरिफ्स बढ़ते हैं तभी चीजों के दाम बढ़ते हैं, और अगर महंगाई बढ़ती है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। तो मेरे ख्याल से अभी तो वेट एंड वॉच ही होगा। कम से कम सितंबर तक मुझे लगता नहीं कोई बड़ी बदलाव आपको फेड के रेट्स में देखने को मिलेगा। यूएस में मुझे लगता है कि जिस प्रकार का डील इंडिया के साथ वो साइन करेगा, वो हमारे इंडियन कंपनीज के लिए ज्यादातर इंपॉर्टेंट रहेगी, जैसे कि फार्मा है, आईटी है, उसके बाद जो भी ऑटो कंपोनेंट कंपनियां हैं। मेरे ख्याल से ये सेक्टर पे यूएस किस प्रकार से टैरिफ लगाता है, और इंडिया ने तो हाल ही में ऑफर भी दिया है यूएस को कि जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं, वहां पे वो जीरो इंपोर्ट ड्यूटी चाहेंगे। इनका ये ऑफर इंडिया ने यूएस को दिया है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है एक बार सोल्यूशन आ गया, तो फिर आपको एक अच्छी तेजी इन सारे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स में देखने को मिलेगी। बट तब तक मेरे ख्याल से इट इज बेटर टू वेट एंड वॉच, क्योंकि बहुत जल्दी मेरे ख्याल से एक महीने भर में तो हमारा भी ट्रेड डील साइन अप होगा यूएस के साथ। उसके बाद एक डिसेसिव आई थिंक ट्रेंड आपको इन स्टॉक्स और सेक्टर में देखने को मिल सकता है। बिल्कुल, तो डिसाइसिव एक्शन देखने के लिए मिल सकता है इन सभी सेक्टर्स में। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। अगली खबर है कमोडिटी के फ्रंट से। कल हमने देखा कि सोना चांदी इनकी कीमतों में करीब 1 से 3% की गिरावट देखने के लिए मिली, वहीं क्रूड ऑयल में भी करीब 2% की गिरावट थी। कॉपर, एल्युमिनियम सभी में 2 से 3% तक की गिरावट देखने के लिए मिली। अविनाश सर, इस समय जो कमोडिटी मार्केट का मूव है उसमें दो कमोडिटी तो शॉर्ट चल रही है। एक सोना चांदी जो कि ऊपर की साइड पर चलते हैं, कोई भी गिरावट में तेजी पकड़ लेते हैं, और क्रूड ऑयल किसी भी तेजी के बाद गिर जाता है। अभी कैसे देखें कमोडिटीज़ को, और कमोडिटीज रिलेटेड शेयर्स पर किस तरह से ट्रेड करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए, अगर हम सोना चांदी की पहले बात करें, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए, सोना और चांदी का भाव इसलिए भी बढ़ा था क्योंकि ट्रम्प साहब के टैरिफ इशू के बाद बहुत अनसर्टेनिटी मार्केट में आई थी। लेकिन जैसे जैसे टैरिफ का मामला पॉसिबली सुलझ रहा है, नेगोशिएशंस अभी चालू हो रहे हैं, सारे लोग ये मान के चल रहे हैं कि सोने में अभी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड तो बाइंग बनता नहीं है। हालांकि देखिए, ट्रेडिंग के हिसाब से कुछ मोमेंटम बाकी हो सकता है, बट कहीं ना कहीं जो गोल्ड ज्वेलरी कंपनियां हैं, उनके लिए दिक्कत होगी कम से कम 1-2 क्वार्टर के लिए, क्योंकि सोना अभी भी काफी महंगा है, और जब सबसे इंपॉर्टेंट रॉ मेटेरियल महंगा होता है, तब उनके मार्जिन तो दबाव में रहेंगे।
ऑन द अदर हैंड गोल्ड फाइनेंस कंपनीज के लिए अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए जो एसेट वो सामने रख के पैसा देते हैं, उनके लिए एलटीवी जो लोन टू वैल्यू वाला पोर्शन होता है वो और भी मजबूत होता है। तो हम्म। गोल्ड फाइनेंस कंपनी जैसे मुथूट हो गया, मन्नापुरम हो गया, यहाँ पे अच्छी खासी आपको ग्रोथ शायद अप्रैल जून के क्वार्टर में भी देखने को मिलेगी। और ओवरऑल कमोडिटीज में मुझे लग रहा है कि देखिए अभी इमीडिएटली तो मेरे ख्याल से जो भी राइज हो चुका है वहां पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्ट करिए। जैसे कॉपर था, सिल्वर था, क्योंकि कोई फंडामेंटल रीजन से ये बढ़े नहीं है। ये अनसर्टेनिटी जब मार्केट में आती है तब आपको देखा जाता है कि मेटल्स ये जो कमोडिटीज होते हैं बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। तो अगर मान के चलिए टैरिफ का इशू पूरी तरह से अगस्त सितंबर तक कंप्लीट होता है, तो वापस मार्केट ऐसे कमोडिटीज को थोड़ा सा इग्नोर करेगा, यहाँ पे प्राइसेस गिरेंगी। तो वो हिसाब से इन्वेस्टर्स को थोड़ा सा ध्यान में रखना चाहिए। और जो कमोडिटी कंज्यूम करने वाली कंपनियां, जैसे क्रूड ऑयल आपने बोला, पेंट हम्म। कंपनीज, केमिकल कंपनीज, उसके बाद जो लुब्रिकेंट वाली कंपनियां, इनके लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनके लिए रॉ मटेरियल कॉस्ट काफी कम होगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए भी अच्छे दिन है। और क्रूड मुझे लगता नहीं इमीडिएटली बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि चाइना से कोई बड़ी बाइंग आ नहीं रही है। ओपेक ने ऑलरेडी कहा है कि डिमांड ग्लोबली कम होने वाला है, इसलिए वो सप्लाई ज्यादा बढ़ा रहे हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हम क्रूड के नेट इंपोर्टर है। हमारे लिए रुपया के लिए भी ये करेंसी के लिए भी एक अच्छी बात रहेगी। तो नेट नेट ये पॉजिटिव बातें हैं, बट मेरे ख्याल से इनको सब कुछ नंबर्स में रिफ्लेक्ट करने के लिए शायद एक दो क्वार्टर आपको वेट करना पड़ेगा। जी। सर, इसमें ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कैसे ट्रेड करें, क्योंकि हमने देखा कि इनमें अच्छा सर्ज ऑलरेडी एक देखने के लिए मिला आफ्टर रिजल्ट्स। रिजल्ट्स खराब एक्सपेक्टेड थे, लेकिन ये सारे काउंटर चले। रिजल्ट्स बीपीसीएल हो, आईओसी हो, सभी के उम्मीद से बेहतर आए थे। अभी इनमें क्या रणनीति बनाए? नहीं, इसमें तो मैंने जैसे कहा कि देखिए इस साल, पूरे साल के लिए अगर मान के चलिए कि क्रूड $60 के नीचे ट्रेड करता है, तो हम्म। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छा समय है, क्योंकि देखिए इनका जो सबसे बड़ा रॉ मटेरियल क्रूड है। इनके जीआरएम्स डिपेंडेंट होते हैं कि कितना क्रूड का प्राइस होता है। तो कहीं ना कहीं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को ज्यादा फायदा होगा कंपेयर टू अपस्ट्रीम कंपनी जैसे ओएनजीसी है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी अगर किसी को निवेश करना है तो थोड़ा सा एक शुरुआत तो आप कर ही सकते हो, क्योंकि अभी भी बाजार ने पूरी तरह से तेजी पकड़ी नहीं है। और मुझे लगता है कि नजरिया अगर आपका साल भर का है, तो ऑटोमोटिव सेक्टर, एविएशन सेक्टर में अगर ग्रोथ अच्छी तरह से आता है तो इसका असर पॉजिटिवली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे आएगा। तो एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, मुझे लगता है थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी तो आप एक्यूमुलेट करिए, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव बेनिफिट तो डेफिनेटली आने वाला है। क्रूड कम होता है तो इनके लिए मार्जिन बढ़ेंगे। हालांकि देखिए थोड़ा रेगुलेटेड मार्केट है, बट फिर भी इनको बेनिफिट मार्जिन में मिलेगा। ठीक है। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं सर। टैरिफ पर जो अपडेट है, इसमें एक जो अपडेट आया वो ये है कि चीन पर टैरिफ अभी फिलहाल कम नहीं करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बोला कि इससे उनको जो बातचीत करने में, मोल भाव करने में चीन के साथ ज़्यादा आसानी रहेगी, कि अगर उन्होंने टैरिफ पहले ही कम कर दिया तो उनको लग रहा है कि उनकी जो बार्गेन पावर है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। और दूसरा, आज यूरोप भी अपने जो अमेरिका पर रिटेलिएटरी टैरिफ को लेकर अपडेट दे सकता है। उनकी तरफ से बयान आया है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी कि एक तरफ हम ट्रेड डील साइन कर सकते हैं, और अगर आज हमारी नहीं होती, किसी और की होती है, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा, और अगर हमारी ही हो जाती है अमेरिका के साथ, तो मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। साथ ही इन दोनों चीज़ों पर, चाइना के साथ जो प्रॉब्लम है और यूरोप के साथ जो प्रॉब्लम है अमेरिका की, उस पर किस तरह से मार्केट को देखना चाहिए अब? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए अभी तो निगोशिएशन चल रहे हैं, और जो भी आप बता रहे हो कि यूरोप रिटेलिटरी टैरिफ लगाएगा, देखिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सारे कंट्रीज जानते हैं कि यूएस से अगर बिजनेस रिलेशनशिप रखना है तो कहीं ना कहीं टेबल पे आके बातचीत करनी पड़ेगी। और मुझे लग रहा है कि देखिए जो ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि चाइना के ऊपर वो टैरिफ अभी कम नहीं करेंगे नेगोशिएशंस के पहले, देखिए ये सब हथकंडे जो है वो मेरे ख्याल से नेगोशिएशंस में क्लियर आउट हो जाएंगे। मार्केट फाइनल सोल्यूशन के लिए वेट कर रहा है। ये बातों से मुझे नहीं लगता है मार्केट में कोई बड़ा पॉजिटिव या नेगेटिव सरप्राइज आएगा। और रही बात यूरोप की, तो यूरोप भी मेरे ख्याल से सोच समझ के काम करेगा, क्योंकि वो भी जानते हैं कि यूएस एक बड़ा मार्केट है। यूएस प्रोडक्ट्स भी यूरोप में बिकते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सारे लोग अभी एक दो महीना तो सिर्फ नेगोशिएशन पे बैठेंगे। कोई ना कोई सोल्यूशन जरूर निकलेगा, बट हाँ इसके लिए हो सकता है शायद चाइना को लेके थोड़ा ज्यादा समय ले, लेकिन बाकी सारे कंट्रीज का जो डील है वो शायद एक दो महीने में हो जाएगा। तो मार्केट्स पॉजिटिवली इसको लेगी, मुझे नहीं लगता है इसमें कोई नेगेटिव सरप्राइज मार्केट एज्यूम करेगा। ठीक है।
सर हमने देखा था कि टैरिफ के चलते कुछ एक शेयर्स खासतौर से रिएक्ट कर रहे थे, लाइक टाटा मोटर्स, बालकृष्ण इंडस्ट्री, मदरसन सुमी, भारत फोर्ज, इन सभी पर एक बार के लिए प्रेशर बना था। क्या इनमें बाउंस बैक की तैयारी करें अभी? में ऑलरेडी हो चुकी है। देखिए टाटा मोटर्स तो मुझे लगता है कि उन्होंने पब्लिकली भी अनाउंस कर दिया था कि वो जेएलआर के एक्सपोर्ट्स वापस यूएस को कंटिन्यू करेंगे। स्टॉक हम्म। तो थोड़ा सा ऑलरेडी चल भी चुका है। अभी एक दो दिन पहले इनकी बोर्ड मीटिंग हो गई, जब उन्होंने वो जो बिजनेस को स्प्लिट करने का डिसीजन था वो भी फॉर्मलाइज किया, जो जेएलआर और डोमेस्टिक बिजनेस। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी थोड़ी बहुत विजिबिलिटी इन कंपनीज को शायद दिख रही है, और इसीलिए अगर आप भारत फौज की बात करें या टाटा मोटर्स की बात करें, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए बिजनेस रुकने वाला नहीं है। इनफैक्ट ऑटो कंपोनेंट्स को लेके काफी रिक्वेस्ट ट्रम्प साहब को गई है कि काफी वहां पे जो कस्टमर्स है वो भी उन ट्रम्प साहब को रिक्वेस्ट कर रहे थे कि एक्सपोर्ट जो इंडिया करती है उनके ऊपर ज्यादा टैक्स मत लगाइए, क्योंकि ये काफी क्रिटिकल कंपोनेंट्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि देखिए इससे इमीडिएटली तो मुझे नहीं लगता है कोई बड़ी बढ़त आएगी, लेकिन काफी शेयर्स है जैसे टाटा मोटर्स और भारत फौज में तो अच्छा जंप अप हमने ऑलरेडी देखा है। तो जिनको पोजीशन लेनी है मेरे ख्याल से थोड़ा कॉन्ट्रापेट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले सकते हैं, पर थोड़ा बाजार को और अगर करेक्शन का मौका मिलता है तो उस निचले लेवल पे अगर वो खरीदते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड शायद और अच्छा होगा। ठीक है, कुछ एक रिजल्ट्स पर भी बात कर लेते हैं सर, क्योंकि एक दो कंपनीज के नतीजे आए। यूनाइटेड ब्रेवरीज जहां पर कि रेवेन्यू करीब 9% बढ़ता हुआ दिखाई दिया, और नेट प्रॉफिट में करीब 20% का जंप देखने के लिए मिला। सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि गर्मियों का सीज़न है, अप्रैल जून में इनकी सबसे बेहतरीन बिक्री रहती है। ये तो हालांकि जो रिजल्ट्स हैं ये जनवरी मार्च क्वार्टर के हैं। क्या कैसे सोचें इस काउंटर को, किस तरह से ट्रेड करें? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए मैं समझता हूँ कि लिकर मार्केट वापस तेजी में आ रहा है, और जैसे आपने कहा कि अप्रैल में जून ये बिजी सीजन वाला होता है लिकर कंपनीज के लिए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा सा और कंफर्ट लेगा अगर अप्रैल टू जून के क्वार्टर्स, जनवरी टू मार्च के क्वार्टर से और बेहतर आए। बट कहीं ना कहीं डेफिनेटली देखिए 9% टॉप लाइन ग्रोथ पे अगर कंपनी 20% प्रॉफिट दिखाती है तो मोटा मोटी अच्छे ही नंबर है। हालांकि इसमें कोई अदर इनकम नहीं है, बट अगर मैं आने वाला साल की बात करूं तो मुझे लगता है कि लिकर सेगमेंट के लिए बहुत ही एक अच्छा माहौल बन रहा है। देखिए कंजम्पशन रिलेटेड जो स्टॉक्स है जैसे लिकर हो गया, तो यहाँ पे आपको यूनाइटेड ब्रेवरीज एक मार्केट लीडर है। लिकर में स्टेट का जो लाइसेंस का जो इश्यू होता है वो काफी क्रिटिकल होता है, और यहाँ पे मार्केट शेयर को वापस नए तरह से कोई प्लेयर आने की उम्मीद भी नहीं होती। तो डेफिनेटली एक अच्छा पोर्टफोलियो स्टॉक है। मे बी इन द नियर टर्म इस नंबर से कोई बड़ी बढ़त आपको शॉर्ट टर्म में नहीं दिखे मिले, बट पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसा स्टॉक है। ठीक है, तो पोर्टफोलियो में ऐड करने जैसा स्टॉक है। लेकिन सर जो ब्रिटेन के साथ हमारी जो ट्रेड डील साइन हुई है, उसमें ये माना जा रहा है कि जो लिकर पर जो इंपोर्ट ड्यूटी है वो लगभग आधी हो जाएगी। तो इसको कैसे देख रहे हैं, ये एक थ्रेट का काम करेगा हमारी कंपनीज के लिए, या भी यहाँ पर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये एक अपॉर्चुनिटी रहेगी? देखिए हायर एंड जो लिकर आती है उसमें ही मेरे ख्याल से शायद ज्यादातर इंपोर्ट होगा, और वो भी देखिए बहुत सारी कंपनीज है जैसे यूनाइटेड ब्रेवरीज है या यूनाइटेड स्पिरिट्स है। सर हम्म। इनके इनके तो कोलैबोरेटर्स हैं जो इंडिया में माल बेचना चाहते हैं, और उनके हम्म। लिए जो व्हीकल रहेगी वो जो स्टैंड अलोन इंडियन कंपनी रहेगी। तो मुझे लग रहा है कि देखिए अभी इतना कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज नहीं है कि हम ये बात मान के चले कि इंडिया का जो कस्टमर है वो सिर्फ विदेशी दारू ही पिएगा, लोकल लिकर नहीं लेगा। तो ऐसा नहीं है, मार्केट काफी बड़ा है और सेगमेंटेड है। तो उसमें मुझे लगता है कि कस्टमर्स के लिए अच्छी बात है, क्योंकि जिनको हायर एंड लिकर चाहिए उनको उसका भी मौका मिलेगा, और जिनको इंडियन प्रिफर करना है वो इंडियन भी लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है इससे कोई बड़ा नेगेटिव सरप्राइज सेक्टर के ऊपर आने की उम्मीद है। चले, ठीक है। अगला काउंटर सर कोल इंडिया, जहां पर कि नतीजे आए, हमने देखा कि रेवेन्यू 1% गिरा, लेकिन प्रॉफिट में 12.5% का जंप देखने के लिए मिला। हालांकि इसमें एक अदर इनकम भी थी। अदर इनकम थोड़ी इनकी 2200-2300 करोड़ रुपए की आती थी, इस बार थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ गई, करीब 1000 करोड़ रुपए का अंतर अदर इनकम की वजह से आ गया। लेकिन काउंटर ने आज पॉजिटिवली रिएक्ट किया है। कैसे देखें सर कोल इंडिया को? ये देखिए नंबर्स तो मेरे ख्याल से कोई ज्यादा कोई इतने इनकरेजिंग नहीं है। जैसे आपने कहा कि अदर इनकम के कारण ही प्रॉफिट बढ़ा है, बट अगर मैं पावर सेक्टर की बात करूं तो देखिए थर्मल एनर्जी का जो इम्पोर्टेंस अभी कंट्री में चल रहा है, और पावर एक ऐसा थीम है जो मुझे लगता है आगे भी चलेगा। डिमांड बहुत अच्छी तरह से बढ़ रहा है, सप्लाई कम पड़ रहा है। तो कोल इंडिया में डेफिनेटली नंबर्स थोड़े से उम्मीद से कम आ गए,
लेकिन जिस प्रकार की उनकी पोजीशनिंग है, मोनोपोली बिजनेस है कोल इंडिया में जो सप्लाई करते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें एक अच्छा पॉजिटिव विकल्प आप कंसिडर कर सकते हो। पर मेरे ख्याल से यहाँ पे 14-15% का रिटर्न ही आप एक्सपेक्ट करिए अगर आपका निवेश करने का विचार है, क्योंकि ऐसी कंपनीज में क्या है कि लार्ज कैप कंपनीज होती है जहाँ पे ज्यादातर सब कुछ मार्केट को पता होता है। तो अगर आपका नजरिया कम से कम 12-15 महीना है और 14-15% आपको रिटर्न एक्सपेक्टेड है, तो ये अच्छा विकल्प आपके लिए हो सकता है। सही है सर। इस समय सर कौन से काउंटर्स हैं जो कि आपकी रडार पर हैं, जो आप अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहे हैं? हमारे निवेशकों को भी कर दीजिए सर, जो हमारी ऑडियंस है उनको बता दीजिए कि कौन से शेयर्स हैं वो। ये देखिए, मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में तो जो सेफ काउंटर है वो तो ऑब्वियसली कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और उसके बाद डिफेंस रहेंगे। हम लोग को लगता है इवन रेलवे कंपनीज में अच्छा मौका बन सकता है। तो मैं यही कहूंगा कि अगर आपको बास्केट क्रिएट करना है तो रेलवेज में टेक्समैको रेल है, उसके बाद टीटागढ़ है, उसके बाद अगर कैपिटल गुड्स की बात करें तो एल है, एल के आज नतीजे भी आएंगे। और उसके बाद अगर आपको डिफेंस लेना है तो हमारा जो पसंदीदा काउंटर है हमने आपको पहले ही बताया, जैसे एचएएल हो गया, उसके बाद भारत इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। तो एक बास्केट क्रिएट कर लीजिए और कहीं ना कहीं नजरिया कम से कम 12-15 महीने का रखिए, क्योंकि एक बार ये वॉर के जो क्लाउड्स है ये निकल जाते हैं और बहुत ही जल्दी निकल जाएंगे, उसके बाद मार्केट वापस पॉजिटिवली अच्छी तरह से एक डिसेसिव ट्रेंड ऊपर की तरफ लेगा। ठीक है, तो अविनाश सर ने काउंटर भी बता दिए हैं और सेक्टर्स भी, और सर ने ये भी बता दिया कि मार्केट पर किस तरह से आपको सोचना है। अविनाश सर, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए और अपना प्रीशियस टाइम देने के लिए। थैंक यू सर। अब हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। हमारे साथ दर्शकों की क्वेरीज को सॉल्व करने के लिए मानस जायसवाल सर जुड़ चुके हैं। मानस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी। मानस सर, कैसा टेंशन हुई थी जब ये सब लड़ाई वड़ाई हो रही थी? थोड़ा सा कुछ सर, दो तरह की टेंशन है, एक जियोपॉलिटिकल और मार्केट वालों को मार्केट की और टेंशन आपको कौन सी ज्यादा थी? नहीं, टेंशन ऐसा नहीं थी क्योंकि हमारी आर्म फोर्सेस इतनी कैपेबल है कि ऐसे जो टेंशन हो वो आराम से हैंडल कर सकती है। तो आई थिंक उस तरह की टेंशन तो नहीं रही, बट हाँ, ये मार्केट में कॉशियस अप्रोच जरूर रखनी पड़ी क्योंकि ऐसे टाइम पे मार्केट वोलेटाइल हो सकते हैं। तो अगर आपके पास पोजीशन हो तो वहां स्टॉप लॉस लगाने जरूरी हो जाते हैं। उस तरह का टेंशन जरूर है।